मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीत जाता है 24 में। जी। अगर खड़गे के सामने और कौन-कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? शरद पवार हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सीनियर लेवल पे इतने और कोई बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि ब्राह्मणवादी राजनीति ने ज़मीन पे अपनी पैठ बहुत गहरी बना ली है। रतनलाल, इस बात का ख़्याल कीजिए कि जी, ज़मीनी धरातल पे ब्राह्मणवादी राजनीति ने अपने पैर बहुत मज़बूत कर लिए हैं और ख़ास तौर से पिछले 9 साल में उन्होंने इसको बहुत मज़बूत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो जानते ही हैं कि दलितों के बीच में काम करने के लिए इन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया। अल्पसंख्यकों के लिए में काम करने के लिए इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाए, कई क्रिश्चियन समाज को भी अपनी तरफ ये लेते हैं। तो उनकी राजनीति का चालाकी ये है कि एक तरफ से वो जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम सारांश में कह सकते हैं, एक तरफ से उनकी पीठ को थपथपाना, उनको बताना कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ से उनके पैर के नीचे से उनकी ज़मीन को खींच लेना, उनके अधिकारों को कमज़ोर करना, उनकी अस्मिता पे चोट करना। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने की प्रक्रिया पिछले बहुत साल से चली है और पिछले 9 साल में बहुत ही तेज हुई है। हमको कोई तो जी, अडानी-अंबानी की प्रॉस्पेरिटी से देश के सूचकांक को नहीं देखना। उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी समृद्धता तो बढ़ रही है। उनके साथी कुछ लोग तो यहाँ समृद्ध हो रहे हैं, बाकी साथी यहाँ का पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं। पर यहाँ के जो आम लोग जो गरीबी में पिस रहे हैं, भुखमरी में पिस रहे हैं, वो तो सूचकांक से निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब हमको मिलता है कि महाराष्ट्र में जो ग्राउंड लेवल सिंपैथी है, जो ज़मीनी धरातल पर जो हवा बह रही है, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ है। और जी। दूसरे राज्यों के भी जो सर्वे आते हैं, उस सर्वे का तो ख़ैर कई सर्वे तो काफ़ी सही नहीं निकलते। पर मोटे तौर पे ऐसे कहा जा सकता है कि ये सर्वे ज़्यादातर इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। हिटलर जिस विचारधारा पे चला, इज़राइल के यहूदी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। यहाँ हुँ, सवाल ये नहीं है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा। सवाल ये है कि इज़राइल में जो यहूदी लोग राज्य कर रहे हैं, वो हिटलर की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और आरएसएस का हुँ, जुड़ाव उस आइडियोलॉजी से है। कोई ज्यूज़ या किसी और लोगों से उसका जुड़ाव नहीं है। उसका जुड़ाव हुँ। विचारधारा से। ये 5 राज्यों के चुनाव आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव के नतीजे को बहुत प्रभावित करने वाले हैं और इसमें अभी जिस प्रकार के हालात हैं, ज़मीनी हालात से अगर आप लोगों से बात करें, तो लोग भाजपा की राजनीति से बहुत त्रस्त हैं। बहुत महाराष्ट्र देश का एक बड़ा सूबा और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर 48 एमपी आते हैं। राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी, गठबंधन टूट गया। उसके बाद वहां पे सरकार बनी विपक्षी दल के साथ मिलाकर। फिर शिवसेना टूटी, बीजेपी ने एक शिंदे को अपनी ओर मिलाकर मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनी। बाद में फिर एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी वो भी टूट गई और भतीजे चले गए, उधर शामिल हो गए, आजकल डिप्टी मिनिस्टर। इन सब के बीच स्पीकर की भूमिका बहुत ही डाउटफुल रही और मामला स्पीकर और गवर्नर दोनों की भूमिका बहुत डाउटफुल रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी। देश के 5 सूबों में तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। जाति जनगणना का मसला भी जो है ना सर उठा-उठाकर बोल रहा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आप में से कितने एससी, एसटी, ओबीसी। दिलचस्प है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये बात पूछी जा रही है। तमाम बहुत सारे मसले हैं और इस पे चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रोफ़ेसर राम पुनियानी लगातार अम्बेडकरनामा पर सुनते रहते हैं। बहुत अंतराल के बाद आज मुलाकात हो रही है और मैंने इनको जबरन पकड़ा है कि आज कम से कम बोलिए इन इन पूरे सवालों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है? देश की राजनीति में क्या हो रहा है? जाति जनगणना कैसे
चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा और 5 विधानसभा चुनाव राज्यों के चुनाव में क्या होगा, इन सब का विश्लेषण इस एपिसोड में देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और प्रोफेसर राम पुनियानी साहब का अपना चैनल है, उन पर भी जाके राम पुनियानी टाइप करेंगे आ जाएगा, वहाँ भी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। स्वागत है सर। जी, नमस्कार, नमस्कार अतुल जी। नमस्कार सर। इनिशियल बैकग्राउंड मैंने दे दी है, अब तो आपको सुनना है, बहुत दिन हो गया। जी, जी, देखिए, पहले तो हम ये 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में बात करें, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव के नतीजे को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। और इसमें अभी जिस प्रकार के हालात हैं, ज़मीनी हालात से अगर आप लोगों से बात करें, तो लोग भाजपा की राजनीति से बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं। मुख्य बात तो उनके जीवन की खुद की जो समस्याएँ हैं, जो नौकरी से जुड़ी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी हैं, महँगाई से जुड़ी हैं, किसानों की समस्याओं से जुड़ी हैं, तो लोग तो बहुत त्रस्त हैं। तो आम लोगों से मैं जब बात करता हूँ, तो वो तो निश्चित रूप से अभी की सरकार के खिलाफ पूरी तौर से बात करते हैं। और ये मैं महाराष्ट्र का अनुभव बता रहा हूँ। अभी-अभी मैं इधर बिहार भी गया था और दूसरी जगहों पर भी मैं गया। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ कि आपके जीवन का हाल क्या है? राजनीति तो बाद में आती है। तो हुँ। ये निश्चित रूप से पता चलता है कि पिछले 7-8 साल में उनके जीवन का जो हाल है, वो पहले से काफ़ी खराब हुआ है। और जो एक तो बँटवारे की राजनीति कर रहे हैं, वो तो सबको स्पष्ट है। और उसी के साथ-साथ अभी आपने जो जनगणना ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाया है, ये भी लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। और जिस प्रकार से ख़ास तौर से राहुल गांधी ने पहले कहा कि पूरे सेक्रेटेरिएट में जो 98 सेक्रेटरीज़ हैं, उसमें से जी, केवल 3 ओबीसी हैं। फिर उन्होंने पत्रकारों से पूछा, आप में से कितने ओबीसी हैं? तो ये बात लोगों को कहीं उनके हृदय को छू गई है। और हृदय को छू गई है, इसमें कोई शंका नहीं कि लोग जनगणना चाहते हैं। जितनी मज़बूती से भारतीय जनता पार्टी इसको अवॉइड करना चाहती है, नहीं होने देना चाहती, उसी उसी प्रबल इच्छा से लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। और बिहार के आंकड़ों ने तो और भी स्पष्टता से बता दिया कि हमारे देश के हालात क्या हैं। तो उस हालात के आधार पे भी जाति जनगणना अगर नहीं होगी, तो हमारे देश की नीतियाँ सही दिशा में नहीं जा सकती, इस बात में कोई शंका नहीं है। तो लुव्वोलुआब ये है कि आज जो हम पहले बहुत निराशा की परिस्थिति में थे, उसमें से एक अभी आशा की किरण ऐसी दिखाई दे रही है कि लोगों में इस शासक पार्टी के खिलाफ मन बहुत मजबूती से बनता जा रहा है। पहले इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था, ये बिखरे हुए थे, तो ये बिखराव को रोकने की भी प्रक्रिया चालू हो गई है। दूसरी तरफ से इनकी जो आवाज़ आ रही है, एकदम सही दिशा में आ रही है। जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है और अभी आपने पैलेस्टाइन पे तो काफ़ी शो किए होंगे। उसके बारे में भी जो इन्होंने एक बैलेंस दृष्टिकोण लिया है, हमास और पैलेस्टीन को, इज़राइल को लेकर, इज़राइल की भर्त्सना करना तो बहुत ज़रूरी है और आतंकवादी तरीकों का भी कोई समर्थन करता नहीं है। तो ये जो एक बैलेंस्ड पोज़ीशन जो इंडिया गठबंधन के लोग ले रहे हैं, वो लोगों में उसका बहुत स्वागत हो रहा है। और ये वो आधार है जो आगे उम्मीद जताता है कि आगे आने वाले चुनाव में बदलाव होगा, बदलाव सकारात्मक होगा और बदलाव उस दिशा में होगा जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। अब लोगों की आकांक्षाएँ तो यही हैं कि आज कॉर्पोरेट जगत पूरी अर्थव्यवस्था पे छाया हुआ है। कॉर्पोरेट जगत ऐसी नीतियाँ बना रहा है जिससे कि जो हमारे महँगाई बहुत बढ़ रही है। कॉर्पोरेट जगत पूरे हमारे पब्लिक सेक्टर को निगलने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी एक चीज़ें, इस प्रकार के हालात बदलेंगे, ऐसी उम्मीद अभी मेरे दिमाग में तो चल रही है। सर आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि इंडिया गठबंधन में एक मजबूती दिख रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, प्रेस में सवाल उठा रहे हैं कि इसमें से कौन एससी, एसटी, ओबीसी है। जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में
ये आइडिया जो है वो रिफ्लेक्ट होगा या फिर सिर्फ़ ये एक स्लोगन भर रहेगा? देखिए, अभी जहाँ तक ये 5 राज्यों का मामला है, मैं जी, इतना आपको बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जो ग्राउंड लेवल सिम्पैथी है, जो ज़मीनी धरातल पर जो हवा बह रही है, वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ है। और हुँ, दूसरे राज्यों के भी जो सर्वे आते हैं, उस सर्वे का तो ख़ैर कई सर्वे तो काफ़ी सही नहीं निकलते। पर मोटे तौर पे ऐसे कहा जा सकता है कि ये सर्वे ज़्यादातर इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और मुझे दूसरा जी, खुशी इस बात की है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो एक ऐसा गिव एंड टेक एकोमोडेटिव यानी दूसरों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने में अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो करना, पर गठबंधन हमारे आज की राजनीति की ज़रूरत है। इस दिशा में जो चल रही है अभी तक, उसके जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स बयान आए हैं उनके नेताओं के, वो काफ़ी आशा जगाने वाले हैं कि ये इंडिया गठबंधन के लोग एक सही दिशा में जाकर लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोगों की तो आकांक्षा है कि वो इस पीड़ित हैं, एक तरफ से तो लोगों को बाँटा गया है, अलग-अलग नाम पे बाँटा गया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुत दबाया गया है। और ये बात बहुत क स्पष्ट रूप से नहीं आती है, पर रतनलाल मैं आपको बता दूँ कि पिछले 9 सालों में दलित, ओबीसी और महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, नीतियों को आप तो छोड़ दीजिए, इन पर होने वाले अत्याचार का भी अगर आप विश्लेषण करें, तो स्टैटिस्टिकली स स संख्यात्मक रूप से उनकी संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। और जो हुँ, दबंगाई अपर कास्ट में पुरुषों में है, उस दबंगाई के कारण उसके विक्टिम उसका परिणाम दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, महिलाओं को भुगतना पड़ता है। और ये पिछले 9 साल के आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अभी-अभी आपने एक और बात नोट की होगी कि एक तरफ से तो हमारा दावा है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पर उसी के साथ-साथ हमारा जो सूचकांक है भूख का, गरीबी का, वो 111वें स्थान पे है। 122 देशों में हम 111वें स्थान पे हैं। बड़ी इकोनॉमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। पर वास्तविक सूचकांक तो है कि लोगों के हालात क्या है। तो लोगों की हालत देखा जाए तो वो तो 111वें स्थान पे हम घिसर गए हैं। पहले से हालत खराब हो रहे हैं। ये सूचकांक जो है, सरकार तो कहेगी ये विश्वसनीय नहीं है, और यही सूचकांक से ही तो लोगों की परिस्थिति का पता चलता है। हमको कोई जी, अडानी-अंबानी की प्रॉस्पेरिटी से देश के सूचकांक को नहीं देखना। उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी समृद्धता तो बढ़ रही है। उनके साथी कुछ लोग तो यहाँ समृद्ध हो रहे हैं, बाकी साथी यहाँ का पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं। पर यहाँ के जो आम लोग जो गरीबी में पिस रहे हैं, भुखमरी में पिस रहे हैं, वो तो सूचकांक से निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब हमको मिलता है, और वो सूचकांक इसी तरफ इंगित करते हैं। तो आगे आने वाले चुनाव में जो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है, इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कांग्रेस और इससे जुड़े गठबंधन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और उसमें कांग्रेस खास तौर से कई राज्यों में है, उसने ऐसी नीतियाँ भी की हैं, ऐसी घोषणाएँ भी की हैं, ऐसे नीतियों का ऐलान भी किया है, ऐसे लोगों को वायदे भी करने की कोशिश की है, जो लोगों के भलाई के हैं, लोगों के हित में हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाले चुनाव का नतीजा अच्छा होगा, और हम ये बँटवारे वाली पार्टी की राजनीति से मुक्ति पा सकेंगे। ख़ैर वो अपने आप में पूरा समाधान तो नहीं है, संघर्ष तो बहुत लंबा है, संघर्ष बहुत ही लंबा है, उसमें कोई शक नहीं है। पर फौरी तौर पे हम इनसे एक निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ये राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव और फिर आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव, उसमें निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएँगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। सर मैं समझता हूँ कि जो देश की सांप्रदायिक राजनीति है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, जी, उसका जवाब है एग्रेसिव सोशल जस्टिस। जी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी,
तो यही यक्ष प्रश्न है, कई लोग संदेह उत्पन्न कर रहे हैं कि क्या वाक़ई इंडिया गठबंधन जो काउंटर आर्गुमेंट है उसको एग्रेसिवली प्रमोट करेगा। अभी शशि थरूर साहब का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा सोशल मीडिया में कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और ये बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं। ये जी, जी। पहले के इंटरव्यू में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। और ये है मैं जहाँ तक समझता हूँ खड़गे साहब बुद्धिस्ट हैं। हुँ। और उनका एक पूरा बौद्ध जो है ना कैंपस है बैंगलोर में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री टाइप से उन्होंने पूरा कैंपस बनाया है। हुँ। तो क्या ये जो थ्योरेटिकल सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था पहले भी कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म का की लड़ाई है, संघर्ष है, यही भारत का इतिहास है। जी। क्या उसकी पुनरावृत्ति इस चुनाव में राजनीतिक रूप से देखी जा सकती है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उम्मीद तो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सही का कोई व्यक्ति नेतृत्व में आएगा। पर ये हमारे लंबे संघर्ष का, लंबे आंदोलन का एक शुरुआत होगी। जी। क्योंकि ब्राह्मणवादी राजनीति ने ज़मीन पे अपनी पैठ बहुत गहरी बना ली है। रतनलाल इस बात का ख़्याल कीजिए कि जी। ज़मीनी धरातल पे ब्राह्मणवादी राजनीति ने अपने पैर बहुत मजबूत कर लिए हैं और ख़ास तौर से पिछले 9 साल में उन्होंने इसको बहुत मजबूत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो जानते ही हैं कि दलितों के बीच में काम करने के लिए इन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया। अल्पसंख्यकों के लिए में काम करने के लिए इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाए, कई क्रिश्चियन समाज को भी अपनी तरफ ये लेते हैं। तो उनकी राजनीति का चालाकी ये है कि एक तरफ से वो जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम सारांश में कह सकते हैं, कि एक तरफ से उनकी पीठ को थपथपाना, उनको बताना कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ से उनके पैर के नीचे से उनकी ज़मीन को खींच लेना, उनके अधिकारों को कमज़ोर करना, उनकी अस्मिता पे चोट करना। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने की प्रक्रिया पिछले बहुत साल से चली है और पिछले 9 साल में बहुत ही तेज हुई है। तो अगले चुनाव में आप जो उम्मीद दिखा रहे हैं, मैं उसकी पूरी सराहना करता हूँ और उस उम्मीद के साथ जो बाबा साहब का था, बुद्धिज़्म एक प्रतिनिधि है, इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के दबे-कुचले वर्ण, जाति के लोग, उनकी जो उनके ऊपर होने वाला अत्याचार है, वो कम होगा, वो समता के रास्ते पे जा सकेंगे। वास्तविकता तो आंदोलन की वास्तविकता क्या है? आंदोलन जो है मैं समझता हूँ ये समता की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। आंदोलन जी। अपने आप में अंत नहीं होता, समता की तरफ जाने वाला एक रास्ता है और उसमें उस रास्ते अगर 2024 के चुनाव खड़गे जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं या और जो भी जो इन नीतियों पे चले, तो ब्राह्मणवादी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता होगा। क्योंकि आप इसको हुँ। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ब्राह्मणवादी राजनीति ने अपनी घुसपैठ जीवन के सभी अंगों की तरफ कर ली है। वो आप तो शिक्षा क्षेत्र में हैं, आप बेहतर जानते होंगे, शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने कैसे प्रवेश किया, करिकुलम कैसे बदला जा रहा है, रिसर्च फंडिंग कैसे बदली जा रही है, उसी के साथ-साथ हमारी संस्थाओं में किस प्रकार से घुसपैठ है, कैसे मीडिया को इन्होंने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, कैसे सोशल मीडिया इनके दबाव में है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए 2024 का जो चुनाव है, ये एक शुरुआत होगी कि जो बाबा साहब कहते हैं कि ये बुद्धिज़्म और ब्राह्मणवाद का संघर्ष है। तो ब्राह्मणवाद से मैं समझता हूँ कि सवर्ण लोगों का वर्चस्व और हुँ। बुद्धिज़्म से मैं समझता हूँ कि जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनके अधिकारों की तरफ अधिकारों की बराबरी की तरफ जाने का एक रास्ता। तो उसमें निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि ये बुद्धिज़्म मोटे तौर पे जिसको आप कह रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो हमारे आने वाले समय में समता के रास्ते का मार्ग और प्रशस्त कर देगा और आसान बना देगा। सर 1-2 सवाल और है हमारे पास जी, जो जी, मुझे हर समय अंदर से उद्वेलित भी करता रहता है। जी। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस का कोई नेता सीधा खुल के कह रहा है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी लड़ाई जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जी, राहुल गांधी मिज़ोरम में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मिज़ोरम आपका आप डिसाइड करें कैसे करना है, डाइवर्सिटी हम चाहते हैं भारत में। जी, जी, और जी। हम एक वन नेशन और जो पूरा आरएसएस का जो डिज़ाइन है, उसके खिलाफ खुल के वो बोल रहे हैं। अडानी पे भी खुल के बोल रहे हैं, प्रेस में ले ले जाके कागज़ दिखा रहे हैं।
एक तो ये जी, सवाल हुआ कि मुझे लगता है बहुत दिन बाद कांग्रेस के किसी नेता में इतना गट्स आया है ये बात कहने के लिए। तो इसपे एक बिल्कुल टिप्पणी सही। चाहेंगे। दूसरी बात कि अगर हाइपोथेटिकल सवाल दूसरा कि अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीत जाता है 24 में, जी, अगर खड़गे के सामने और कौन-कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? शरद पवार हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सीनियर लेवल पे इतने और कोई बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? जी। देखिए ये मुद्दों पे मेरी समझ बहुत गहरी नहीं है, पर फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि कई बार नीतीश कुमार का नाम उछाला जा सकता है, कई बार राहुल गांधी का भी नाम उछाला जा सकता है, पर राहुल गांधी मेरे ख्याल से तो इस दौड़ में आने वाले नहीं हैं। और नहीं, वो कह खड़गे, दिया। हुँ। हाँ, वो उन्होंने तो कह दिया है, तो फिर एक नीतीश कुमार का नाम है और लालू यादव मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार मेरे हिसाब से होंगे, पर उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उस बात को हम कह नहीं सकते। हुँ, और उत्तर भारत से और अगर आप किसी को देखें, तो दूर-दूर तक और भी कई उम्मीदवार हो सकते हैं, पर खड़गे और नीतीश कुमार के अलावा तीसरा कोई मुझे ख़ास ऐसा दिखता नहीं है, जो इसके हुँ। लिए दौड़ में सामने आए। और उसमें निश्चित रूप से खड़गे का महत्व ज़्यादा ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार उम्मीद तो ऐसी है कि कांग्रेस अपनी जो पुरानी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी, उससे उसकी स्थिति बहुत सुधरने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जी। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस का ये 5 राज्यों में परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता है, 5 राज्यों में अच्छा दिखा पाते हैं, तो लोकसभा में भी उसका परिणाम होगा और लोकसभा के परिणाम के साथ-साथ जो भारत जोड़ो यात्रा का मैं आपको अभी भी बता दूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट हुआ है, जो प्रभाव देश पर पड़ा है, उसका कोई समांतर आपको नहीं दिखेगा। जी। उसने न केवल बँटवारे की राजनीति का विरोध किया, पर सही मुद्दों को भी सामने रखा। रतनलाल, ये ख़्याल मुख्य बात ये है, सही मुद्दों हुँ, को भी हुँ, हुँ। सामने रखा। उन्होंने कोई ये जो गैर ज़रूरी मुद्दे जो आरएसएस, बीजेपी उठाते हैं, उन पे बात नहीं की। उन्होंने बात की तो लोगों के सवालों पे की। तो उससे जो वातावरण बदला है, वो वातावरण निश्चित रूप से चुनाव में उसका प्रतिबिंब मिलेगा और वो प्रतिबिंब जब मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें एक बेहतर बेहतर समय की उम्मीद हम कर सकते हैं और बेहतर समय निश्चित रूप से आएगा। कि पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि आपने जैसा कहा कि ब्राह्मणवादी आरएसएस की संस्कृति गाँव-गाँव पैठ बना चुकी है, हर जगह बना चुकी जी, है। जी, लेकिन शायद दलित नेता भी आरएसएस के खिलाफ इतना जो है ना एग्रेसिवली या ट्राइबल लीडर नहीं बोल रहे होंगे। या तो राइट। तमिलनाडु से डीएमके आवाज़ उठा रहा है या राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या ये सीधा खुल्लम-खुल्ला वैचारिक चुनौती देके राहुल गांधी रिस्क ले रहे हैं? देखिए, मैं इसमें अब राहुल गांधी की मैं इंडिविजुअल किसी नेता की तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगा, पर राहुल गांधी जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, वो बहुत स्वागत के योग्य हैं। और जी। उन्होंने मेरे ख़्याल से एक फ़ैसला कर लिया है कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मुझे केवल अच्छे सिद्धांतों के लिए, अच्छी राजनीति के लिए, स्वस्थ राजनीति के लिए लड़ना है और इसलिए वो अभी जो बयान स्पष्टता से दे रहे हैं, वो आरएसएस के खिलाफ हों, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हों, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जो क्रोनिक कैपिटलिज़्म के खिलाफ हो, उनकी आवाज़ एकदम स्पष्ट और क्लियर है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लाउड एंड क्लियर। उसमें वो कोई समझौता नहीं कर रहे, कोई लाग-लपेट नहीं कर रहे और उसका मैसेज बिल्कुल जगह-जगह तक लोगों के बीच में पहुँच रहा है और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। ऐसा मुझे लगता है केवल चुनाव में तो होगा ही, पर समाज के परिवर्तन की दिशा में भी इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और वो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी तक आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस के खिलाफ 4-5 साल पहले कौन बोल रहा था? एक राहुल गांधी थोड़ा बहुत बोल रहे थे। उनकी आवाज़ भी दब जाती थी। और अब जो वो बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ में भी एक लाउड स्पीकर आ गया है। उनकी कॉन्फिडेंस आवाज़ भी पहले से कॉन्फिडेंस है। मज़बूत हो गई है। और जैसे अब अडानी एक कॉर्पोरेट का सिंबल है। ऐसे अडानी मतलब क्रोनी कैपिटलिज़्म का सिंबल। उसके खिलाफ भी कौन आवाज़ उठा रहा था। अभी आप देखिए वो बे 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 बेबाक तरीके से आरएसएस की राजनीति के खिलाफ बात करते हैं। अडानी के जो पूरा करप्शन है, किस प्रकार से अभी उन्होंने जैसे बताया ऑस्ट्रेलिया से कोल 12,000 का आता है और यहाँ आके उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। इससे ज़्यादा स्पष्टता और ईमानदारी तो देखने को नहीं मिलती। और जो दलित नेतृत्व जिसको हम कहते हैं, दलित नेतृत्व में बहुत अच्छे तबके हैं, पर वो उनकी अभी जो आवाज़ उतनी सशक्त नहीं हो पाई है।
हमारे यहाँ जितनी दलित चेतना पे काम हुआ है वो बहुत विशाल काम है। हमारे दलित इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत अच्छा काम किया है, पर जमीनी राजनीति पे कहीं तो भी एक बिखराव के कारण उनकी आवाज इतनी मजबूत नहीं है। और उसमें से कई दलित नेतृत्व ने तो वो अवसरवादी तरीके से बीजेपी के तलवे भी चाटे हैं, वो भी एक बड़ा नकारात्मक चीज है। पर जी। वो अब राहुल गांधी जैसी राजनीति के कारण उनकी आवाज भी मजबूत होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल चलते-चलते, जो कि मैं पहला जी सवाल था मेरा जब इंट्रोडक्शन में, जी। कि महाराष्ट्र में काबा। महाराष्ट्र में इंडिया बा, महाराष्ट्र में इंडिया बा। नहीं, जो छोटे से चल मैं रहा है कहूँ। खटपट अभी, सुप्रीम कोर्ट का आपने ऑब्जर्वेशन देखा ही होगा। जी और जिस जी। तरह से तोड़-फोड़ हुई है, मुझे लगता है कि भारत की आज़ाद भारत की राजनीति में उस तरह का तोड़-फोड़ हर 3 साल में बहुत उथल-पुथल हुआ है। उसको लेके पब्लिक रिएक्शन क्या है? पब्लिक पब्लिक बहुत नाराज है जिस प्रकार से ये ऑपरेशन कमल यहाँ चलाया गया। लोग तो कहते जी। हैं कि बीजेपी वो ऐसी पार्टी है जो दूसरों पार्टियों को तोड़ती है। एनसीपी को हुँ, तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, तो लोगों में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों में एक जी, गुस्सा है और लोगों में एक हताशा और निराशा भी है कि एक ऐसी पार्टी है जो खुद का जो काम करती है उसी के साथ-साथ दूसरों को, दूसरी पार्टियों में भी अपनी दखल-अंदाज़ी देती है, दूसरी पार्टियों को भी तोड़ती है। तो आपका सवाल है, महाराष्ट्र में अभी जो इंडिया की आइडियोलॉजी विकसित हो रही है, वो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी मजबूत है। ये जनरल चारों तरफ आपको दिखेगा। चलते-चलते एक और बता दीजिए सर, फिलिस्तीन, इज़राइल, आपका अध्ययन है फिलिस्तीन उसपे? इज़राइल का मेरे ख्याल से मैं और भी विश्लेषण करूँगा, पर ये भी एक साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उनका पैदा किया हुआ इज़राइल है। और जैसे पहले पैलेस्टीनियन का सही नेतृत्व हम ये इनके साथ था, यासर अराफात की जो पार्टी थी उनके साथ था। तो उसको, यासर अराफात को छोटा करने के लिए हमास की फंडिंग इज़राइल ने की। अब ये देखिए, मैं एक हुँ, मोटे तौर पे इस निष्कर्ष पे आ रहा हूँ कि अब अमेरिका को जब वेस्ट एशिया पे तेल पे कब्जा करना था, तो उन्होंने अल-कायदा को ट्रेनिंग दी। अल-कायदा शायद उन्होंने 9/11 किया, उसके बहाने अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान पे, इराक पे हमले किए, अपना वर्चस्व का क्षेत्र बढ़ाया। अब इधर से हमास ने हमला किया, इस बहाने इज़राइल अपना वर्चस्व का क्षेत्र पहले से बढ़ा रहा है। और हमास वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये वहाँ की हताशा, निराशा के कारण उस लोगों के साथ थे। पर जो यासर अराफात की राजनीति थी, वो पैलेस्टीनियंस को एक अपना अधिकार दिलाने का एक बहुत बेहतरीन रास्ता था, जिससे जिसको तोड़ने के लिए हमास को खड़ा किया गया। और ये बात तो अभी सामने आ गई है कि हमास की फंडिंग इज़राइल ने की थी। तो वो तो स्पष्ट है कि ये लोग अपनी राजनीति को कैसा पूरा करते हैं कि पहले ऐसे हमला करवाते हैं जिसके बहाने ये बड़ा हमला कर सके। ये आशा है मेरी बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जी, ऐसा जी। हमला करवाते हैं जिसके बहाने आप बड़ा हमला कर सको। 9/11 किया तो अमेरिका को जस्टिफिकेशन मिल गया कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला करेंगे, इराक पे हमला करेंगे। अभी इन्होंने हमास में किया तो इज़राइल ने तुरंत एकदम पैलेस्टीनियन का जितना बड़ा, पहले ऑलरेडी पैलेस्टाइन का वो 60-70% एरिया कब्ज़ा करके बैठा है, अनैतिक तौर हुँ, से। अभी और वो अपना वर्चस्व और भी बढ़ा लेगा। तो आखिर में तो ये एक गोल चक्र है, जो जिसकी बड़ी, इस कठपुतलियों की बड़ी जो खेल है, वो साम्राज्यवादी ताकतों के ही खिलाफ है। साम्राज्यवादी ताकतों की ही ये खेल है, जो इस प्रकार की चीज़ों को करता है और अपने वर्चस्व का क्षेत्र पहले से बढ़ाता है। तो इसमें अगर इज़राइल का वर्चस्व का क्षेत्र पहले से बढ़ गया, तो ये क्लियर बात है कि ये जो राजनीति खेली जा रही है, वो एक बहुत खतरनाक राजनीति है। आरएसएस हिटलर से आदर्श लेता है प्रेरणा, जी, और हिटलर यहूदियों को मारने वाला है। गैस चेंबर में डाल-डाल के मारा यहूदियों को। गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की राजनीति जो है ना, प्रो फ़िलिस्तीन थी। हुँ, जी, फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में थी। और अब वही यहूदी वहाँ पे पावरफुल हैं, और वो अब वहाँ के और जो गाज़ा पट्टी के लोगों को मार रहा है, हॉस्पिटल उड़ा रहा है। आरएसएस अभी इज़राइल के साथ है, इज़राइल के यहूदीवादियों के साथ है, सब यहूदी नहीं, यहूदीवादियों।
जैसे हिंदुत्वा नहीं हिंदुत्ववादियों। तो इस पूरा जो इसका क्या मतलब कि आरएसएस हर समय मजबूत लोगों के साथ रहता है? जैसे पहले हिटलर के साथ था। आरएसएस देखिए, हिटलर जिस विचारधारा पे चला, इज़राइल के यहूदी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा। सवाल ये है कि इज़राइल में जो यहूदी लोग राज्य कर रहे हैं, वो हिटलर की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और आरएसएस का हुँ, जुड़ाव उस आइडियोलॉजी से है। कोई ज्यूज़ या किसी और लोगों से उसका जुड़ाव नहीं है। उसका जुड़ाव हुँ। विचारधारा से है और हिटलर की विचारधारा और इज़राइली राज्य की विचारधारा ये एक है। इसीलिए वो उनके साथ है। उनका कोई जी, किसी से बाकी लगाव नहीं है, विचारधारा से उनका लगाव है। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझाया और दोस्तों प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब हैं, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सीधे राम पुनियानी साहब के यूट्यूब पर जाइए, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए और उनके अच्छे-अच्छे व्याख्यान हैं वहाँ ज़रूर सुनिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू रतन लाल, थैंक यू।